सो हम केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, बहुत लंबे टाइम के बाद वापस इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन हमें पता है इक्विलिब्रियम याद रह जाए वैसा ही है, केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल प्रोसेस होती है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन के बीच में इक्विलिब्रियम बन जाता है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, उनका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा। दैट डज नॉट मीन कि प्रोसेस रुक गई। इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद भी रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बन रहे हैं और प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट बन रहे हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन अब उनका फिक्स्ड हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन फिक्स्ड हो जाएगा मतलब जो रेट है उनका, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बनने का रेट और प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट बनने का जो रेट है, टाइम है, पर यूनिट टाइम रेट हम बोलते हैं, वो सेम हो जाएगा। उनका रेट सेम हो गया मतलब कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो गया। जैसे कि मास ले लो, ओके तो मास फिक्स्ड हो गया इक्विलिब्रियम पे रीच होने के बाद। हमने न्यूमेरिकल भी किए थे, ओके तो सपोज 2 kg हो गया इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद, ओके तो उसका मीनिंग ये नहीं है कि यहाँ से अभी बनेगा नहीं, यहाँ से भी बनेगा। तो सपोज 0.5 रिएक्टेंट यूज हो गया तो वो 2 में से कितना हो गया 1.5, लेकिन यहाँ पर वापस प्रोडक्ट में से बैकवर्ड रिएक्शंस होगी और 0.5 यहाँ जाएगा, तो यहाँ 0.5 कम हो गया तो वो 2 का 1.5 हो गया, लेकिन यहाँ भी 0.5 यहाँ आ जाएगा बैकवर्ड में, तो ये 0.5 यहाँ ऐड हो जाएगा, तो इसका 1.5 प्लस 0.5 2 हो जाएगा, ये भी वापस 1.5 प्लस 0.5 2 हो जाएगा। मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन सेम रह रहा है, बट ऐसा नहीं है कि प्रोसेस रुक गई, प्रोसेस तो हमेशा चलती ही रहेगी। ओके तो ये मोटा मोटा इक्विलिब्रियम हमने समझा था। फिर हम फैक्टर समझ रहे थे कि कौन कौन से फैक्टर से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है और उसके ऊपर इफेक्ट करता है। तो हमने कई केसेस, कई फैक्टर्स देखे, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर था क्या, कॉन्सेंट्रेशन चेंज। मतलब इक्विलिब्रियम रीच हो गया, जैसे कि हमने वेबर प्रोसेस देखी थी, तो वहां पर क्या था N2H2 रिएक्टेंट में, और मिलता क्या था एमोनिया। ओके तो अगर यहाँ पे एमोनिया मिल रहा है तो कंटिन्यूअसली अगर मैं एमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन कम कर दूं, एमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन में कम कर दूं, मतलब जो बना उसमें से एमोनिया निकाल लूं। अगर मैंने एमोनिया निकाल लिया तो हुआ क्या, एमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। और अकॉर्डिंग टू कौन से प्रिंसिपल से, लॉस एटेलियर, यस, तो अकॉर्डिंग टू लॉस एटेलियर प्रिंसिपल ये इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया प्रोडक्ट का, तो वो हमने जो किया उसका ऑपोजिट करेगा। मतलब वो इन द सेंस रिएक्शंस हमने जो किया उसका ऑपोजिट, तो हमने प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया, तो लॉस एटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली रिएक्शन क्या करेगी, प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करने की ट्राई करेगी। तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कब होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जैसे ही हम ये एमोनिया निकालते जाएंगे प्रोडक्ट में से, तो वो रिएक्शन और आगे बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। ओके तो दैट इज द इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज। वैसे ही हमने इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज भी पढ़ लिया, ओके जिसमें हमने डाल्टन लॉ भी देखा था प्रेशर, ओके सो केपी की वैल्यू भी निकाली थी। तो हमने प्रेशर चेंज देखा, हमने कॉन्सेंट्रेशन चेंज देखा, ओके हमने टेम्परेचर चेंज भी देखा, और टेम्परेचर चेंज में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का एक्सपेरिमेंट हमें देखना बाकी है। अदरवाइज टेम्परेचर चेंज क्या होता है वो हमने डिस्कस कर लिया है। ओके तो टेम्परेचर मतलब क्या, एक होगी एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एक होगी एंडोथर्मिक प्रोसेस। अगर प्रोसेस में हमने कुछ भी उंगली की, मतलब इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद हमने कोई भी टाइप का अल्ट्रेशन करने की ट्राई की, तो लॉस एटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली प्रोसेस उसका उल्टा करेगी। ओके हमने टेम्परेचर कम करने की ट्राई की तो प्रोसेस टेम्परेचर बढ़ाएगी, हमने टेम्परेचर बढ़ाने की ट्राई की तो वो टेम्परेचर कम कर देगी। वही है, ओके सेम कंसेप्ट, लेकिन अब हम कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं कर रहे हैं, हम उंगली कॉन्सेंट्रेशन से नहीं कर रहे हैं, हम टेम्परेचर में उंगली कर रहे हैं। मतलब एमोनिया बना था अभी जैसे N2H2 और एमोनिया, तो यहाँ हमने कॉन्सेंट्रेशन चेंज मतलब एमोनिया निकाल लिया, एमोनिया कम कर दिया, निकाल लिया, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। यहाँ पे हम एमोनिया को छेड़ ही नहीं रहे हैं, ना नाइट्रोजन हाइड्रोजन को छेड़ रहे हैं, हम सिर्फ प्रोसेस का टेम्परेचर जो भी था उसको बहुत ज्यादा ठंडे में चले गए या बहुत ज्यादा गर्म में ले लिए, तो प्रोसेस या तो फास्ट हो जाएगी फॉरवर्ड प्रोसेस, या फॉरवर्ड प्रोसेस स्लो हो जाएगी, वो डिपेंड करता है। तो वो उसका एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे वो देखते हैं। देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एक्सपेरिमेंट, ये एक एक्सपेरिमेंट है। देखो क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड। इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है वो तो हमने देख लिया, लेकिन उसका एक एग्जांपल, एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टेकिंग NO2 गैस, तो NO2 गैस का कलर कौन सा होता है, ब्राउन कलर। NO2 गैस का कलर कौन सा होता है, ब्राउन कलर, विच डिमराइजेस इनटू, मतलब वो टूटेगा। ओके तो N2O4 गैस, N2O4 गैस कौन सा होता है, कलरलेस। ओके तो मेरा रिएक्टेंट क्या है मेरे पास,
NO2 जिसका ब्राउन कलर है, और उसमें से डिमराइजेस मतलब उसमें से क्या बन रहा है, N2O4 बन रहा है। डन। और जिसका जो क्या है, कलरलेस। तो अगर तुम्हारे पास रिएक्टेंट पड़ा हुआ हो NO2 तो वो ब्राउन कलर का दिखेगा, और अगर तुम्हारे पास प्रोडक्ट बन गया, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बन गया, तो वो ब्राउन कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। डन, सिंपल है। तो ये हमारी रिएक्शन है 2NO2 जो ब्राउन कलर का है, उसमें से बना क्या, N2O4 जो कलरलेस है। अच्छा, और यहाँ पर देखो टेम्परेचर से पता, यहां से पता चलेगा डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 57.2 किलो जूल पर मोल। मतलब क्या, ये एक्सोथर्मिक फॉरवर्ड प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक? वेरी गुड, ओके। तो फॉरवर्ड प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, कैसे पता चला, क्योंकि रिएक्शन में माइनस है। माइनस है मतलब क्या, हीट इवॉल्व हो रही है, निकल रही है। ओके, मतलब ये यहां से ये कन्वर्ट होने में हीट निकल रही है। अगर यहाँ पर प्लस होता तो क्या होता, हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा था, मतलब वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती। तो यहां से हमें साइन देखना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हमें थर्मोडायनेमिक्स में ये हमने सीख लिया है। सो माइनस है, मतलब ये प्रोसेस कौन सी है, एक्सोथर्मिक। मतलब एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी मतलब टेम्परेचर क्या हुआ, सिस्टम का बढ़ा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट रिलीज होगी, और हीट रिलीज होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब फॉरवर्ड प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और बैकवर्ड प्रोसेस में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। इतना देख के तुम्हें इतना समझ में आ जाना चाहिए, रिएक्शन देखकर और ये सिंबल देखकर तुम्हें पहले तो ये कंक्लूजन बिठा दो कि फॉरवर्ड प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ रहा है या फॉरवर्ड प्रोसेस में टेम्परेचर कम हो रहा है। वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पर साइन देख लो, साइन से तुम्हें पता चल जाएगा वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, और अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर कम हो रहा है। इक्वेशन से ही सब कुछ पता चल जाएगा। फिर तो इजी है, हम टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाएंगे तो वो कम कर देगा, कम कर देगी रिएक्शन, और हम कम कर देंगे तो वो बढ़ा देगी। सिंपल। मतलब हम अगर एक्सोथर्मिक को बढ़ावा दे रहे हैं तो वो एंडोथर्मिक को बढ़ावा देगी, और अगर हम एंडोथर्मिक को बढ़ावा दे रहे हैं तो वो एक्सोथर्मिक को बढ़ावा देगी। लेकिन इक्वेशन से तुम्हें इतना पता चल जाना चाहिए कि फॉरवर्ड में टेम्परेचर बढ़ रहा है या फॉरवर्ड में टेम्परेचर कम हो रहा है, उसका ऑपोजिट बैकवर्ड में होगा। तो यहां से हमें पता चल गया फॉरवर्ड में टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब रिलीजिंग ऑफ हीट, और हीट रिलीज हो तो बढ़ेगा ही ना टेम्परेचर। डन। तो फॉरवर्ड में बढ़ रहा है मतलब बैकवर्ड में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये फिक्स हो गया माइंड में। अब एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, अभी इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा। मान लो 1 घंटा लगा, तो 1 घंटे में इक्विलिब्रियम रीच हो गया। इक्विलिब्रियम रीच हो गया तो इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा होगा, अगर N2O4 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, तो तुम्हारा जो ओवरऑल जो, देखो ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, कंटेनर में दोनों गैस है। तो जब इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा, और अगर मैं बोलूं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा प्रोडक्ट का, तो तुम्हें पूरा का पूरा जो फाइनल पूरा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मिक्सचर है वो दिखेगा कैसा, कौन से कलर का? अगर ये ज्यादा हुआ तो कलरलेस दिखेगा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी कलरलेस है। अभी तो हमने पढ़ा N2O4 कलरलेस है। ओके, और अगर इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, और रीच होने के बाद तुम ऐसे देख रहे हो, तो तुम्हें वो ग्लास का कंटेनर में तुम्हें दिखाई दे रहा है, चलो मान लो, तो वो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि यार वो तो ब्राउन कलर का है। मतलब क्या कि इक्विलिब्रियम पर भी इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि ये ब्राउन कलर का है। तो अगर ब्राउन कलर का दिख रहा है इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है इक्विलिब्रियम पर। और इक्विलिब्रियम के बाद अगर तुम देख रहे हो और तुम्हें कलरलेस ज्यादा दिखाई दे रहा है और ब्राउन कलर बहुत कम दिखाई दे रहा है, लाइट ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है, मतलब N2O4 ज्यादा है और NO2 कम है। सिंपल। ऐसे ही MCQ पूछेंगे घुमा फिरा के, लेकिन एकदम बेसिक है ये कंसेप्ट। समझोगे तो कितना ही घुमा फिरा हो भाई, 1 + 1 2 होता है तो वो 2 ही होगा। डन। ओके, चलो तो देखो, NO2 गैस प्रिपेयर्ड बाय एडिशन ऑफ कॉपर turnings to concentration HNO3 is collected into 5 ml टेस्ट ट्यूब। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तो ये हमारे प्रोसेस गिवन है। NO2 गैस ये जो था वो हमने ले लिया। ओके, उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, NO2 गैस प्रिपेयर्ड बाय एडिशन ऑफ कॉपर टर्निंग्स। कॉपर टर्निंग्स मतलब फिलिंग्स, छोटे छोटे कॉपर के टुकड़े। ओके, कॉपर टर्निंग्स टू कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। HNO3 क्या है नाम, नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है,
स्ट्रॉन्ग एसिड। HNO3 इज कलेक्टेड इन 2, मतलब 2 टेस्ट ट्यूब ले ली हमने, कितने की, वॉल्यूम कितना है 5 ml, तो एक 5 ml और दूसरी 5 ml, ensuring the same intensity of the color of gas in each tube। मतलब कि तुम्हारा जब फाइनली NO2 में से N2O4 बन जाएगा तो दोनों में सेम कलर होना चाहिए। ओके, बन गया तुम्हारा रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बन गया। अब दोनों वो जो प्रोडक्ट बना ना वो तुमने ले लिया 5 ml एक टेस्ट ट्यूब में लिया, दूसरी टेस्ट ट्यूब ले ली उसमें भी 5 ml दूसरे टेस्ट ट्यूब। समझ में आया क्या किया? इक्विलिब्रियम रीच हो गया। इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद तुमने एक टेस्ट ट्यूब में भर दिया और दूसरी टेस्ट ट्यूब में भी सेम कलर इंटेंसिटी होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद तो सेम कलर इंटेंसिटी होगी ना। अगर ब्राउन कलर है तो 2 बार लोगे तो दोनों में ब्राउन दिखेगा, और अगर कलरलेस है तो 2 बार लोगे तो दोनों में कलरलेस ही दिखेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो रीच हो गया है। डन। तो ऐसे इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद मैंने 2 टेस्ट ट्यूब में भर दिया। ओके, जो भी सॉल्यूशन था हमारा, मतलब जो गैसेस थे वो मैंने भर दिया। ओके, 2 टेस्ट ट्यूब में जिनका कलर अभी सेम है क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है वो। डन, इतना समझ में आ गया? ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक्सपेरिमेंट अब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं देखो, एंड स्टॉपर सील्ड विद द एयर टाइट, मतलब वो एकदम टाइट कर दिया जिससे कि गैस रिलीज ना हो। ओके, ये तो ऐसा समझो फेविकॉल है, ऐसा समझो सिंपल। ओके, जैसे मार्बल होता है, ये है देखो, ये विंडो है तो ये कंक्रीट है और ये पत्थर है, तो कंक्रीट और पत्थर कैसे चिपकेंगे भाई? तो इनके बीच में एयरटाइट लगाया हुआ होता है, यही लगाया हुआ होता है एयरटाइट। ओके, तो सीमेंट कंक्रीट और वो तो स्टोन है, तो स्टोन और सीमेंट कंक्रीट थोड़ी चिपकेंगे एक दूसरे के साथ, तो बीच में ये लगाया हुआ होता है एयरटाइट। हमारा पूरा का पूरा जो घर में किचन होता है, तो किचन का जो बेस होता है पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म, ओके, तो वो एक पत्थर से दूसरा पत्थर ऐसे चिपका चिपका के पूरा बनाया हुआ होता है। तो उसके बीच में क्या लगाए थे? फेविकॉल से नहीं चिपकेगा, फेविकॉल से वुड चिपकेगा, वुड। ओके, तो एयरटाइट लगाते हैं। एडहेसिव है, इन शॉर्ट क्या है? एडहेसिव है, चिपकाने का मटेरियल। अच्छा, तो वो क्यों चिपकाया? क्योंकि गैस बाहर ना निकल जाए, मतलब उसके ऊपर ऐसे बूच मार दिया। डन, चलो। 3 to 50 ml beakers 1, 2 and 3 containing freezing mixture, containing freezing mixture, freezing मतलब ठंडा। ओके, freezing mixture, water at room temperature and hot water 363 Kelvin respectively। ओके, क्या है? 3 हमने कंटेनर ले लिए। ओके, क्या क्या कर रहे हैं देखो, अभी फिगर भी गिवन है तो फिगर में से समझते हैं। तो एक में क्या किया, ये तो हमारा रूम टेम्परेचर पे जो इक्विलिब्रियम रीच हुआ था उसमें से हमने 2 टेस्ट ट्यूब निकाल ली, वो दोनों टेस्ट ट्यूब ये रही, पानी के अंदर डाल दिए, पानी के अंदर डाल दिए। ओके, और रूम टेम्परेचर पर है, मतलब रूम टेम्परेचर एसटीपी जब भी बोले तो वो कितना होता है? 25 लेते हैं हम, तो 25 + 273 दैट इज 298 केल्विन। तो ये हमने ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस साइड भी पानी भरा हुआ है लेकिन ठंडा पानी, ये रूम टेम्परेचर वाला पानी। ये देखो 270 मतलब कितना? 273 केल्विन ही कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो देखो कितना है? 270 केल्विन है, मतलब उससे भी कम। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे ठंडा है, यस। और यहाँ पर टेम्परेचर कैसा है? 363 केल्विन। तो कितना हो गया? 90, यस। ओके, 273 + 100 करेंगे तो 373 होगा, लेकिन 363 है मतलब 90 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे गर्म पानी है। तो ये यहां से मैंने एक उठाया और यहां डाल दिया, और दूसरा उठाया और यहां डाल दिया। तो ये क्या किया मैंने उंगली की। क्या उंगली की? टेम्परेचर में उंगली की। रूम टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम रीच हो गया था। ओके, और ये ऐसा दिख रहा था। तो देखो कैसा दिख रहा है, इसमें ऐसा पर्टिकुलरली जो हमारा NO2 है उसका ब्राउन कलर था, तो ऐसा ब्राउन कलर दिख रहा है, लेकिन डार्क ब्राउन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि N2O4 है, वो कलरलेस है, तो यहाँ पर लाइट ब्राउन कलर दिख रहा है इक्विलिब्रियम पे। मतलब दोनों है, इक्विलिब्रियम पे ऐसा नहीं है कि NO2 है ही नहीं, और इक्विलिब्रियम पे ऐसा भी नहीं है कि N2O4 बना ही नहीं, दोनों है। तो यहाँ पर दोनों है। अब यहाँ से उठा के मैंने यहाँ डाल दिया और ये फिर से दूसरे में डाल दिया, तो यहाँ पे ठंडा टेम्परेचर, मतलब यहाँ ये टेस्ट ट्यूब में इक्विलिब्रियम रीच हो गया था। अब इक्विलिब्रियम रीच हो गया और मैंने टेम्परेचर क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो उंगली अब मैं अल्ट्रेशन जो मैं कर रहा हूं वो कॉन्सेंट्रेशन से नहीं कर रहा हूं, वो मैं प्रेशर से भी नहीं कर रहा हूं, मैंने किससे किया? टेम्परेचर से किया। तो टेम्परेचर इसका चेंज कर दिया इक्विलिब्रियम पर। इसके अंदर दोनों मटेरियल है, NO2 भी है और N2O4 भी है। जैसे ही मैंने टेम्परेचर चेंज किया तो रिएक्शन लॉ सेटल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली क्या करेगी? टेम्परेचर उसका ऑपोज करेगी। मैंने अगर कम किया तो वो बढ़ाने का ट्राई करेगी।
सिंपल है। अगर मैंने कम किया और वो बढ़ाने का ट्राई कर रही है, ओके, तो वो ट्राई करेगी और क्या, हाँ बस खत्म। तो हमने देखा कि मैंने यहाँ पर ठंडे में डाला तो टेम्परेचर कम किया, तो वो टेम्परेचर बढ़ाएगी। टेम्परेचर कब बढ़ेगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस में। टेम्परेचर कब बढ़ेगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस में। रिएक्शन देख के ही हमें पता चल रहा है कि एक्सोथर्मिक कौन सी डायरेक्शन में? फॉरवर्ड में। माइनस है ना, ओके, तो माइनस है मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी, दैट्स इट, खत्म। तो हमें क्वेश्चन कैसा पूछेंगे कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, उसको मैंने इतने टेम्परेचर में डाल दिया, तो वो तो ठंडा कर दिया तुमने, ठंडा कर दिया तो वो गर्म होगी। गर्म होगी मतलब क्या? जहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी वो डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस तो फॉरवर्ड है, तो फॉरवर्ड रिएक्शंस आगे बढ़ेगी अगर टेम्परेचर चेंज किया तो। अगर मैंने अलग तरीके से उंगली की, कैसे उंगली की? मैंने इसको ठंडे में नहीं, इसको मैंने गर्म में डाल दिया, इसको मैंने गर्म में डाल दिया, तो रिएक्शन उसका उल्टा करेगी लॉ सेटल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली। तो गर्म कर दिया मैंने टेम्परेचर, तो वो टेम्परेचर ठंडा करने की ट्राई करेगी। टेम्परेचर ठंडा मतलब क्या? वो एब्जॉर्ब कर लेगी, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देख लो एंडोथर्मिक कौन सी है, तो बैकवर्ड प्रोसेस एंडोथर्मिक है, तो बैकवर्ड प्रोसेस आगे बढ़ेगी और इक्विलिब्रियम फिर से रीच होगा, दैट्स इट, खत्म। तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? कौन सी प्रोसेस आगे इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद इफ यू अल्टर द टेम्परेचर, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, देन व्हाट विल, इन विच डायरेक्शन द प्रोसेस विल प्रोसीड, और बस ऐसे ही पूछेगा। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज किया तो भी इन विच डायरेक्शन द रिएक्शन विल प्रोसीड, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। डन, सिंपल है, ओके। चलो तो पढ़ लेते हैं, समझ तो लिया हमने। बोथ द टेस्ट tubes are placed in beaker 2 for 8 to 10 minutes. After this, one is placed in beaker 1 and the other in beaker 3. The effect of temperature on directions of reactions is depicted very well in this experiment. At low temperatures in the beaker 1, the forward reactions of formation N2O4 is preferred. क्यों? क्योंकि हमने टेम्परेचर कम कर दिया, तो वो टेम्परेचर बढ़ाने की ट्राई करेगी। टेम्परेचर बढ़ेगा एक्सोथर्मिक में, और एक्सोथर्मिक फॉरवर्ड है, इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन आगे बढ़ेगी। तो वही लिखा हुआ है, as reaction is exothermic and thus intensity of, अभी अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन आगे बढ़ेगी, फॉरवर्ड रिएक्शन हुई और एक्सोथर्मिक रिएक्शन आगे बढ़ेगी और फॉरवर्ड रिएक्शन आगे बढ़ेगी, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या बनेगा? N2O4, और N2O4 क्या है? कलरलेस। तो तुम्हारा कलर क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा ना, जितना भी था उससे भी डाउन हो जाएगा। तो देखो जितना कलर था उससे भी डाउन हो गया, कलरलेस ज्यादा हो गया ना उसमें। डन, ओके। और अगर ऑपोजिट करें तो कलर और ज्यादा इंटेंस हो जाएगा। Intensity of brown color due to NO2 decreases, while in beaker 3 high temperature favors the reverse reaction. अगर टेम्परेचर हमने हाई कर दिया, ओके, टेम्परेचर हाई कर दिया तो वो कम करने की ट्राई करेगी। कम तो कब होगा? एंडोथर्मिक में। एंडोथर्मिक कौन सी है? रिवर्स और बैकवर्ड रिएक्शन है, तो बैकवर्ड रिएक्शन आगे बढ़ेगी। तो बैकवर्ड रिएक्शन आगे बढ़ेगी, तो बैकवर्ड रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो बनेगा क्या? बनेगा हमारा NO2। NO2 तो ब्राउन कलर का है, तो उसका ब्राउन कलर और भी ज्यादा डार्क हो जाएगा, ओके, कॉन्सेंट्रेटेड, और जैसे दिखे इंटेंस हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड दस ब्राउन कलर इंटेंसिफाई, मतलब वो ज्यादा ब्राउन हो जाएगा। तो देखो फिगर में हमें दिख भी रहा है कि इससे ये ज्यादा ब्राउन है और इससे ये कम ब्राउन है। सिंपल। तो कलर से भी पूछेंगे MCQ, बहुत ज्यादा, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ, ओके। भले ही 11th में पढ़ रहे हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इक्विलिब्रियम पे बहुत क्वेश्चंस होते हैं कलर के रिलेटेड। कलर ऐसे कौन सा कलर बनेगा, कौन सा कलर इंटेंसिफाई होगा, वैसे, ओके। टेम्परेचर चेंज किया, प्रेशर चेंज किया, तो वो सब कुछ हमें, कंसंट्रेशन चेंज किया, और लास्टली हमें कैटालिस्ट भी देखना है, ओके। बट समझ में आ गया, सिंपल है, ओके। चलो तो आगे पढ़ ले। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैन आल्सो बी सीन इन एंडोथर्मिक। अब बस समझ लिए ना, यही कंसेप्ट है। अब डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल से हमें सेम कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट समझ लिए, अब अलग अलग एग्जांपल्स ले रहे हैं। तो दूसरा एग्जांपल देखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो भी होगा। ये एक हमें रिएक्शन गिवन है, COH2O6 + 3 aqueous 4Cl- aqueous COCl4 -2 एंड 6H2O। एक्चुअली ये जो पूरा का पूरा कंपाउंड है वो ना आयनिक है और ना ही वो कोवेलेंट है, ओके। तो वो हम 12th में पढ़ेंगे, ओके, वो हम 12th में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अभी तक हमें क्या पता है कि दो एलिमेंट दो तरीके से जुड़ सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करके मतलब आयनिक बॉन्ड, और या तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके मतलब कोवेलेंट बॉन्ड। ये एक थर्ड तरीका है, ओके, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो हम 12th में पढ़ेंगे, ओके।
ये तो इंट्रोडक्शन के लिए बता दिया, यहाँ उसका कोई मतलब, यहाँ सिर्फ ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसलिए मैंने ये बताया। ओके, तो ये एक रिएक्शंस है। अब ये रिएक्शंस में देखो, ये जो पर्टिकुलर रिएक्टेंट है वो कौन से कलर का है? पिंक कलर का। जो Cl है वो कौन से कलर का है? कलरलेस। और ये जो कंपाउंड हमारा बना वो कौन से कलर का है? ब्लू कलर। डन। अभी इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा और अगर तुम्हें ब्लू कलर ज्यादा दिख रहा है मतलब क्या? इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अगर इक्विलिब्रियम रीच हो गया और तुम्हें कलरलेस ज्यादा दिख रहा है मतलब क्या? क्लोरीन ज्यादा है उसमें। ओके, और इक्विलिब्रियम रीच हो गया और तुम्हें पिंक कलर ज्यादा दिख रहा है मतलब ये पाई ज्यादा है उसमें। सिंपल। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। एट रूम टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज ब्लू। तो रूम टेम्परेचर वो बता दे रहे हैं कि रूम टेम्परेचर जब इक्विलिब्रियम रीच हो जाए और रूम टेम्परेचर हो तो वो कलर कौन से कलर का है? COCl4-2 वो कौन से कलर का है? ब्लू कलर का। मतलब क्या कि तुम्हारी कौन सी रिएक्शन हो रही है? मतलब ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसका है? इसका, क्योंकि वही तो ब्लू कलर का है इक्विलिब्रियम पर। अब जो तुम करोगे वैसे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताया गया नहीं है। ओके, मतलब एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक तुम्हें डायरेक्टली बताया गया है, एंथैल्पी से नहीं बताया गया है। लेकिन चिंता मत करो, वो तुम्हें बताया जाएगा। डायरेक्टली बता देंगे कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है या फिर तुम्हें डेल्टा H बता देंगे। दोनों में से एक पता तो होना चाहिए ना, कौन सी एंडोथर्मिक कौन सी एक्सोथर्मिक। यहाँ पर बोल दिया है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर बोल दे कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है और ऐसा ना बोला कि फॉरवर्ड एंडोथर्मिक है या बैकवर्ड एंडोथर्मिक है, ऐसा स्पेसिफाई ना किया हो तो तुम मान लेना फॉरवर्ड। अगर स्पेसिफाई ना किया हो, सिर्फ इतना बोल दिया ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, सिर्फ इतना बोल दिया ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो अगर स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं तो वो फॉरवर्ड की ही बात कर रहे हैं। डन। और अगर स्पेसिफाई कर रहे हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड एक्सोथर्मिक होगी, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड एंडोथर्मिक होगी। स्पेसिफाई ना किया हो तो वो फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं। अच्छा, और अगर फॉरवर्ड बैकवर्ड एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक कुछ भी नहीं बोला तो वो डेल्टा H दे देंगे। तो डेल्टा H अगर माइनस है तो फॉरवर्ड कौन सी हो गई? एक्सोथर्मिक। और डेल्टा H अगर प्लस है तो फॉरवर्ड कौन सी हो गई? एंडोथर्मिक। और बैकवर्ड उसके ऑपोजिट। सिंपल। ओके, तो वही केस है, यहाँ पर बता दिया है एंडोथर्मिक मतलब फॉरवर्ड एंडोथर्मिक है और बैकवर्ड एक्सोथर्मिक है। अब जिस तरह से तुम अल्टरेशन करोगे, उंगली करोगे, उसके अकॉर्डिंगली ये आगे बढ़ेगा। अच्छा, तो इक्विलिब्रियम पर ब्लू कलर ज्यादा है वो उन्होंने बता दिया है। व्हेन कूल्ड इन फ्रीजिंग मिक्सचर, अब तुमने अल्टरेशन कर दिया, क्या किया? कूल किया। कूल किया मतलब क्या किया? टेम्परेचर डिक्रीज किया। कूल करना मतलब टेम्परेचर कम करना, तो तुमने टेम्परेचर कम किया तो वो क्या करेगी? रिएक्शन क्या करेगी? लॉ सेटल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली टेम्परेचर बढ़ाएगी। टेम्परेचर बढ़ेगा कब? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है? फॉरवर्ड एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड क्या होगी? एक्सोथर्मिक। तो द कलर एक्सोथर्मिक होगी, बैकवर्ड तो बैकवर्ड एक्सोथर्मिक होगी। तो एक्सोथर्मिक में अगर बैकवर्ड होगी तो फिर ये दो कलर देखने को मिलेंगे। अगर क्लोरीन ज्यादा हुआ तो कलरलेस देखने को मिलेगा और ये हमारा कंपाउंड ज्यादा हुआ तो पिंक कलर का देखने को मिलेगा। तो अगर हमने कूल कर दिया, द कलर ऑफ द मिक्सचर टर्न्स पिंक ड्यू टू दिस, तो ऑब्वियसली हमने ठंडा किया तो वो गर्म करने की ट्राई करेगी और गर्म होगा एक्सोथर्मिक में, और एक्सोथर्मिक बैकवर्ड है तो बैकवर्ड रिएक्शन होगी, और बैकवर्ड रिएक्शन होगी अगर तो तुम्हें दो ही कलर देखने को मिलेंगे, या तो पिंक या तो लाइट पिंक, ड्यू टू दिस इज कलरलेस। ये कलरलेस है, दैट्स व्हाई तुम्हें पिंक देखने को मिलेगा या लाइट पिंक देखने को मिलेगा। सिंपल है, ब्लू देखने को मिलेगा नहीं। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन होती तो तुम्हें ब्लू कलर देखने को मिलता। सिंपल। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल थे, ये नए सिलेबस में निकाल लिए हैं। ओके, बट कोई भी एग्जांपल ले लो, हमें तो क्या है, हमें तो सिर्फ देखना है कि कौन सी प्रोसेस एंडोथर्मिक है, कौन सी एक्सोथर्मिक है, वो तुम्हें डायरेक्टली बता देंगे दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। ऐसे अगर ऐसा बोल दे तो फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड एंडोथर्मिक हो जाएगी। कुछ ना बोला हो, डेल्टा H गिवन हो तो डेल्टा H से भी पता चल जाएगा। डेल्टा H अगर नेगेटिव है तो हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है मतलब एक्सोथर्मिक। और डेल्टा H अगर पॉजिटिव है, देखो ये सब मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, वेरी गुड, लेकिन वो याद रहना चाहिए। अगर तुम्हें पता है कि याद नहीं रहता तो लिख लेना, क्योंकि जब तुम पढ़ोगे इसका बेस जहां पे चाहिए 12th के लिए, कॉम्पिटिटिव के लिए, अब जब तुम पढ़ रहे हो तब तुम्हें ये चीज याद रहेगी, उसकी कोई गारंटी नहीं, उसकी कोई मुझे नहीं रहती थी तो मैं लिख लेता था, और वो प्रैक्टिस इतनी है कि मैं आज भी लिख लेता हूं, भले ही मुझे याद हो फिर भी मैं लिख लेता हूं, क्योंकि मेरे दिमाग में ये डेटा भी फिक्स हो गया है कि अगर मैं लिखूंगा तो मैं कभी भूलूंगा नहीं, तो मैं लिख देता हूं, भले ही मुझे याद है फिर से लिख देता हूं। ओके।
सो दैट इज द प्रैक्टिस हो गई है, तो वैसी प्रैक्टिस तुम भी कर सकते हो। ओके, सो दैट, क्योंकि एक बार मैंने बोला और तुमने सुना और समझा, तो सुना और समझा और तुम लिख रहे हो तो एक एडिशनल टाइम रिवीजन हो गया ना। सुना एक बार रिवीजन, सपोज सुना पहली बार, फिर समझा दूसरी बार, या पहले समझा सुना समझा तो साथ में ही होगा ओके, तो सुन रहे हो और समझ रहे हो, लेकिन वापस तुम लिख रहे हो। मैंने दूसरी बार बोला तो तुमने दूसरी बार सुना, मतलब ये पहली बार रिवीजन हो गया, रिवीजन। मैंने तीसरी बार बोला तो तुम्हारा दूसरी बार रिवीजन हो गया, डन। अब तुम लिख भी रहे हो तो वो और पक्का हो जाएगा। ओके, तो लिख लिख कर प्रैक्टिस करना, बड़ी थियरी भी और छोटे छोटे पॉइंट्स भी। तो ऐसे पॉइंट जो भी हो, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिलेटेड हो या हम जो समझ रहे हैं नोट्स के पर्सपेक्टिव से, तो वो लिखते जाना। ओके, भले ही अभी समझ में आ रहा है, गुड, समझ में तो आना ही चाहिए, नहीं आए तो पूछ लो, लेकिन लिखने की आदत डाल लो। भले ही तुम्हें याद रह रहा है, फिर भी इट्स बेटर टू राइट डाउन। ओके, ये तो पर्सनल एडवाइस थी। याद नहीं रह रहा है तो लिखना ही है, याद रह रहा है तो चॉइस है। ओके, लिखो या ना लिखो। अच्छा, हाँ, तो ये पूरा का पूरा समझ में आ गया। ये हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमने ऑलरेडी समझा था, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट से फिर से समझा। दो एक्सपेरिमेंट किए एक्चुअली हमने, एक NO2 में से N2O4 बनाया, और ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था कोबाल्ट का, उसकी रिएक्शन देखी। तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखी थी, वो एक्सोथर्मिक थी, और ये एंडोथर्मिक थी। दोनों में हमने टेम्परेचर चेंज किया, तो लॉ-सेटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली टेम्परेचर जो हमने चेंज किया उसका ऑपोज करेगी रिएक्शन, डन। तो सेम कंसेप्ट आगे समझेंगे हम कैटालिस्ट के रिस्पेक्ट में।